दुबई ऐसा शहर जिसकी अमीरी के चर्चे पूरी दुनिया में रहते हैं। दुनिया के हर कोने से लोग इस शहर में अमीर बनने के लिए आते हैं और इस देश को अमीर बनाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ की एक एयरलाइन का है। एक एयरलाइन जो यहाँ की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये नहीं है, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि जो एयरलाइन इतने बड़े शहर को अमीर बना रही है उसकी शुरुआत सिर्फ 444 रुपए से हुई थी। चौंक गए ना? पर ये सच है। दुबई के रेगिस्तान में इस एयरलाइन की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। लेकिन आखिर कैसे बनी इतने कम रुपए में ये एयरलाइन, दुनिया की इतनी बड़ी एयरलाइन, और आखिर क्या नाम है इसका? चलिए जानते हैं सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1937 से। उस समय दुबई भी भारत की तरह ब्रिटिश कंट्रोल में ही था और वहाँ पर भी इंडियन करेंसी ही चलती थी। दरअसल ब्रिटिशर्स को दुबई की लोकेशन बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दुबई की लोकेशन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ठीक बीच में थी, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में अंग्रेजों को बहुत आसानी होती थी और इस तरह से ब्रिटिश के लोग आसानी से दूसरे देशों से भी कनेक्ट कर पाते थे। उस समय ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समुद्र में फ्लाइंग बोट्स बनाना चाहते थे और इसी के चलते ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज ने दुबई से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था। इस एग्रीमेंट के अंडर अब फ्लाइंग बोट्स यूके के समुद्र से दुबई के समुद्र में लैंड करने लगी थी, जहां उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए बाद ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता था। अब इसमें मजेदार बात यह है कि उस समय इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपए ही हुआ करता था और इन्हीं 440 रुपए में वहां के गार्ड्स की सैलरी भी शामिल होती थी। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये पोर्ट कुछ सालों में दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट बन जाएगा। कहते हैं कि 1950 के दशक आते आते दुबई के शेख रशीद बिन अल मखतूम को ये बात समझ आ गई थी कि उनके पास जो तेल के भंडार हैं वो आगे आने वाले सालों में बस 30 से 40 साल ही चल पाएंगे। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द कुछ दूसरा इनकम का सोर्स भी ढूंढना होगा और यही उन्होंने ध्यान दिया कि ब्रिटेन के लोग दुबई की एयरलाइन का इस्तेमाल लगातार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं और इन सब के बाद भी दुबई को सिर्फ मामूली सा ही रेंट मिलता था। ये सब देखते हुए दुबई के शेख ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन प्लान सबके सामने रखा। जब 1960 में ये एयरपोर्ट लॉन्च किया गया तब ये एक कमरे के बराबर ही छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था। वो भी पक्का नहीं था, बल्कि रेत से ही बनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इस एयरपोर्ट पर बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट लैंड करते थे और धीरे धीरे शेख इसी एयरपोर्ट को डेवलप करने में लगे। हर गुजरते साल के बाद शेख इसे और ज्यादा बेहतरीन बनाने लगे और अब इसके बनने के कुछ सालों बाद ही 1969 में यहाँ लगभग 9 एयरलाइंस काम करने लगी थी, जो कि 20 डेस्टिनेशन तक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती थी और ये सब शेख के हर बार लेटेस्ट फैसिलिटी लॉन्च करवाने की वजह से ही मुमकिन हुआ था। इसके बाद साल 1980 आते आते दुबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर उभरने लगा, जहां पर एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइन जैसी कंपनी रिफ्यूलिंग के लिए रुकती थी। दुबई के ऐसे एयरपोर्ट डेवलप करने से एक देश को अच्छा खासा नुकसान हुआ और वो देश था पाकिस्तान। दरअसल दुबई से पहले ये तमाम एयरलाइंस पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर ही रिफ्यूलिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने पूरी एयरलाइन ट्रैफिक पाकिस्तान से अपनी तरफ कर ली। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में रिफ्यूलिंग के लिए गल्फ एयर का इस्तेमाल किया जाता था। गल्फ एयर बहरीन की ही एयरलाइन है। इसके बाद दुबई के बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम को गल्फ एयर ने ऑफर किया कि वो गल्फ एयर को दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन घोषित कर दे। गल्फ एयर ने कहा कि इससे गल्फ एयर को भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगी और इसके साथ ही दुबई को भी इकोनॉमी में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही बदले में दुबई को गल्फ एयर के 50% स्टेक्स यानी कि शेयर भी मिल जाएंगे। लेकिन शेख ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। शेख के इस फैसले से गल्फ एयर ने दुबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स बंद कर दी और ऐसे दुबई को बहुत नुकसान होने लगा और यहीं से नींव पड़ी एक ऐसी एयरलाइन की जो आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्विसेज देती है। शेख ने दुबई की खुद की अपनी फ्लाइट एमिरेट्स शुरू करने की सोची। उस समय दुबई को अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने का मतलब था दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन से टक्कर लेना। इन सब में एयर इंडिया, गल्फ एयर, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन जैसी कई एयरलाइंस शामिल थी। इन सब चीजों के साथ दुबई के शेख के लिए ये सब भी बहुत मुश्किल ही था, क्योंकि दुबई के लिए पूरे एयरलाइन का निर्माण करना बहुत ही महंगा था। पायलट्स की ट्रेनिंग, स्टाफ, इंजीनियर से लेकर हर चीज को देखना बहुत महंगा पड़ने वाला था और एक एस्टिमेट के हिसाब से दुबई को इसके लिए कुल 6 से 7 करोड़ डॉलर्स का खर्च आने वाला था और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये एयरलाइन चले या फिर नहीं, क्योंकि पहले से ही मार्केट में बहुत सी एयरलाइंस मौजूद थी। यहाँ पर शेख खेल देते हैं एक स्मार्ट गेम
उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल एजेंसी से 2 विमान यानी बोइंग 737 और 300 मांगे। इसके बाद अब इन विमानों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई थी, लेकिन क्रू स्टाफ से लेकर सब कुछ पाकिस्तान का ही था। पूरा मैनेजमेंट पाकिस्तान की ओर से होता था और ऐसे में शेख ने पाकिस्तान को इस काम के लिए करीब $1 करोड़ दिए थे, यानी कि जो काम वो तब तक $7 करोड़ में होना था वो ऐसा करने से $1 करोड़ में ही हो गया था। अब इन सब बातों के बीच एमिरेट्स की पहली फ्लाइट अक्टूबर 1985 में उड़ती है, जिसने कि दुबई से कराची तक का सफर तय किया था। इसके बाद मुंबई जैसे सिटी के साथ साथ दुनिया के कई शहरों में ये फ्लाइट्स आने जाने लगी। यहाँ तक कि पहले ही साल में एमिरेट्स की इन फ्लाइट्स में तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने सफर किया था, जो कि काफी अच्छी बात थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि बस एक ही साल में ही शुरुआत में $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर निकल आई थी। इसके बाद साल 1987 में एमिरेट्स ने अपने खुद के प्लेन्स खरीद लिए और पाकिस्तान को उनके प्लेन वापस कर दिए। इस तरह से धीरे धीरे एमिरेट्स दुनिया में नाम कमाने लगी। लेकिन दोस्तों, एमिरेट्स एयरलाइन को सबसे ज्यादा फायदा मिला जो वो गल्फ कंट्री के वॉर के वक्त। जी हाँ, दरअसल जब गल्फ वॉर के वक्त सारी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट में अपनी फ्लाइट्स को भेजना बंद कर दिया था, उस वक्त एमिरेट्स ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने एमिरेट्स के ऑपरेशन को चालू रखा। इतना ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा फ्लाइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया और बस इन सब के बाद एमिरेट्स को दूसरी एयरलाइन के पैसेंजर्स भी मिलते चले गए और इससे एमिरेट्स को काफी फायदा हुआ। नए पैसेंजर्स को एमिरेट्स ने वो सभी फैसिलिटीज दी जो बाकी फ्लाइट्स एक्स्ट्रा चार्ज में दिया करती थी और बस यहाँ से एमिरेट्स को एक अलग पहचान मिलती है और एमिरेट्स इन सब बातों का खूब फायदा उठाने लगी। इन सब चीजों के साथ साथ एमिरेट्स ने लगातार अपने पैसेंजर्स के लिए तरह तरह के ऑफर निकाले। ये ऑफर पैसेंजर्स को और ज्यादा एमिरेट्स के करीब ले आए। दोस्तों, इस तरह से एमिरेट्स की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आज भी एमिरेट्स अपनी फ्लाइट्स के लिए जानी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, पर दुबई का नाम भी इसकी एयरलाइन की वजह से ही इतना ज्यादा फेमस हुआ है। वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कस्टमर्स को जो भी ऑफर्स देती हैं, उसी के चलते एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया भर की सबसे सक्सेसफुल एयरलाइंस में से एक है और लगातार अपने आप को एक सक्सेसफुल एयरलाइन बनाती चली गई। अब इन सब बातों के अलावा एमिरेट्स को इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन का भी खूब फायदा मिला और वो ऐसे कि मान लीजिए किसी को ऑस्ट्रेलिया से यूरोप जाना है। इस रूट की दूरी 14,800 किलोमीटर है, जो कि कोई भी फ्लाइट अकेले तय नहीं कर सकती। और दोस्तों, यही वजह है कि सभी फ्लाइट्स को कहीं ना कहीं बीच में रुकना पड़ता है और इसी के चलते फ्लाइट्स को रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों, ये फ्लाइट्स दुबई में बीच में रुकती हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट्स को रिफ्यूलिंग के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, जिससे एयरलाइन पर ज्यादा भार नहीं पड़ता। और इससे दुबई को भी फायदा होता है क्योंकि दुबई में एक बार जब कोई पैसेंजर उतरता है तो वो भी 1 या 2 दिन दुबई में रुकते हैं और कुल मिला के इससे दुबई के टूरिज्म को भी काफी फायदा पहुंचता है। वहीं अगर हम आपको दूसरी तरफ बाकी एयरलाइंस का हाल दिखाएं तो कुछ यूं समझिए कि जैसे अगर कोई एमिरेट्स की कॉम्पिटिटर एयरलाइन है, वो अगर दुबई में ना रुकना चाहे तो ऐसे में उसको अपने फ्यूल टैंक में एक्स्ट्रा भरने के बारे में सोचना होगा, जिससे अल्टीमेटली उनकी फ्लाइंग एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा और ऐसा करने से उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि दुबई की भी चांदी और एमिरेट्स एयरलाइन की भी चांदी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।